जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आइए हम नंबर सिस्टम की हमारी थर्ड क्लास हो चुकी थी, आज हमारी फोर्थ क्लास है और आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे नंबर सिस्टम्स के। आइए चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। ठीक, हमने लास्ट क्वेश्चन 6 किया था जिसको हमसे पूछ रहा था शून्य हमारी कौन संख्या है, और हमने आंसर सी लगाया था। क्यों? क्योंकि शून्य हमारा पूर्ण संख्या वो होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं। ठीक, मेरे सभी ढक्कनों का आंसर ठीक रहा होगा और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, आपने उन क्वेश्चनों को किया होगा। अगर नहीं बना तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको अगले दिन क्लास में उन्हें जरूर करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे आपको पता है कि अगर 5 की पावर 2, इसे क्या कहते हैं? 5 की पावर 2, 5 की घात 2, 5 की पावर 2। ठीक, इसका मतलब होता है कि देखो ऊपर जितना लिखा है हमें इस संख्या को उतनी बार लिखना है। ऊपर पावर में जितना लिखा हुआ है हमें इसको उतने ही टाइम लिखना है। अगर 5 की पावर 2 है यानी मुझे 5 को 2 बार लिखना है और बीच में क्या लगाना है? मल्टीप्लाई। ठीक, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 × 5, 5 × 5, तो कितना आ जाएगा? 25। नहीं समझे आप? समझ गए ना? ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है यानी मुझे 5 को कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही अगर मैं कहूँ 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर क्या हो? 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई भी संख्या है, ठीक, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर कितनी है? 0। उसकी पावर कितनी है? 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर क्या है? 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। हाँ, तो क्या करते क्वेश्चन नंबर 7? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि 2, 3, 4, और देखो आपको छोटा से चुन्नू मुन्नू सा दिख रहा है ना, ये गोल गोल सा, ये हमारा 0 ही है। 2, 3, 4 की पावर 0 प्लस 3, 4, 5 की पावर क्या है हमारा? ये 0। दिख रहा है आपको ना कि 2, 3, 4 की पावर भी क्या है? 0 प्लस 3, 4, 5 की पावर क्या है? 0। अगर मैंने आपको ये बताया कि कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर जो ऊपर लिखा होता है ना इसके, उसे कहते हैं पावर। किसी भी नंबर की पावर क्या हो? 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हम भी 2, 3, 4 की पावर 0 है ना 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितना सिंपल है, हर एक ढक्कन समझ गया होगा। 2, 3, 4 की पावर क्या है? 0 है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। प्लस 3, 4, 5, 3, 4, 5 मतलब 345, इसकी पावर क्या है? 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बस 1 + 1, 1 + 1 11 नहीं, 2। कोई सोचे कि सर 1 + 1 1 1 11 नहीं, 1 + 1 2। ठीक ढक्कन समझ गए? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। दुनिया में कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा कि संख्या 1
वन हमारी क्या है, बताओ। संख्या वन क्या है? क्या ये अभाज्य संख्या है? भाज्य है? ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है, और सम संख्या है। बताइए क्या है? देखो, एक एक हमारा किससे कटता है? केवल एक से ही कटता है, और किसी से कटता नहीं है। तो अभाज्य क्या कहता है? जिसके कम से कम दो फैक्टर हो। कम से कम मतलब कि जिसके केवल दो ही फैक्टर हो। अभाज्य क्या कहता है? जिसके केवल दो ही फैक्टर हो। अभाज्य क्या कहता है? जिसके केवल दो ही फैक्टर हो। दो मतलब कम से कम वो दो लोगों से कटे। वन जो हमारा केवल वन से कटता है, और अभाज्य कहता है कि वो हमारा कम से कम दो लोगों से तो कटना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा 8, ये वन से भी कटता है, खुद से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो ये हमारा अभाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँ 7, ये 1 से कटता है और 7 से कटता है, और किसी से कटता है क्या? तो ये हमारा भाज्य होगा। समझाया ना मैंने आपको ये सब? ये हमारा अभाज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके केवल दो ही फैक्टर है, केवल दो ही गुणनखंड है। तो जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य कहते हैं। अब वन का केवल एक ही फैक्टर है ना, एक ही गुणनखंड है, तो यानी ये अभाज्य तो नहीं होगा। फिर भाज्य, भाज्य कहता है कि दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य वो है जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। अभाज्य अभाज्य वो है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, और भाज्य वो है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक, मोर देन टू फैक्टर। तो वन वन का तो केवल एक ही फैक्टर है, तो ये भाज्य भी नहीं होगा। फिर आती है सम संख्या। सम संख्या वो होती है जो टू से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? टू से डिवाइड हो कंप्लीट। अब टू के टेबल में वन आता है क्या? टू वन जा तो टू होता है, दो एक कम दो। टू के टेबल में वन तो आता नहीं, तो यानी ये सम भी नहीं होगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। बताओ, क्या ये हमारा भाज्य में आ रहा है? क्या ये हमारा भाज्य में आ रहा है? नहीं ना। क्या ये हमारा अभाज्य में आ रहा है? नहीं। इसलिए ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ना ही ये हमारा प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम यानी अभाज्य और कंपोजिट यानी भाज्य। ठीक, ये सब मैंने आपको लिखाया है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए। वही बहुत अच्छा बच्चा है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 1 से 100 तक की गिनती में दो का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 1 से 100 तक की गिनती लिखने में दो का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? ये तो हर कोई बता देगा। आपको क्या करना है? आपको देखना है कि जब हम एक से लेकर गिनती लिखते हैं कहाँ तक? 100 तक, तो हमारा दो कितने टाइम्स आता है, कितनी बार आता है? दो हमारा कितनी बार आता है? ठीक, ये बताना है हमें। तो आप ये बता नहीं पाएंगे। 1 लिखा, फिर 2 लिखा, देखो हमारा एक बार 2 आ गया। फिर आपको पता है फिर कब आएगा 2? 3 में तो आएगा नहीं 2, ना 4 में आएगा। ऐसे हमारा कब आएगा? 12 में आएगा। चलिए हम इसको लिख के देखते हैं, ट्राई करके। आप सबने ट्राई किया है? अभी अभी आपने इसको ट्राई किया? ठीक, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं बहुत बढ़िया, और जो नहीं कर रहे हैं देख रहे हैं उन्हें देखिए आप कैसे करना है। देखो, हमें किसको काउंट करना है, किसको गिनना है? 2 को। तो हमने लिखा 2। फिर हमारा 2 कब मिलेगा? 12 में। देखो 12 में 2 आया ना। फिर हमारा 22 में मिलेगा, देखो ये 2 आया। फिर हमारा 32 में मिलेगा, देखो ये 2 आ गया। फिर हमारा 42, फिर 52, 62, 72, 82, 92। बस। और बताइए, 1 से लेकर 100 तक लिखना था ना हमें। 1 से 100 तक में, 100 तक में केवल 2 हमारा इतनी इतनी जगह पर आता है, और किसी जगह पर आता है नहीं ना। ठीक, चलिए अब गिन लेते हैं। हमारा 2 हमारा कितने टाइम आया है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हमारा ये 11।
कितने टाइम आया हमारा 11 टाइम। हमारा 2 कितने टाइम आया 11 टाइम आया, आया ना। देखो 2 2 का सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब आपको ये 11 तो दिख गए, सिंपल सिंपल, लेकिन आप एक लाइन खा गए। कौन सी 21 22, अच्छा 22 हमारा हो चुका है, 23 24 25 26 27 28 29। देखो ठीक, अब देखो क्या इसमें भी 2 है हमारा। देखो एक ये रहा 2, ये भी और ये भी 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना 2। देखिए हम गिनते हैं, 11 हमारे यहाँ पर हो रहे थे, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक, हमारा जो 2 है वो टोटल कितने टाइम आया 19 टाइम आया। समझ गए। ठीक, ये सभी हमारे हो गए। हमारा टोटल कितनी बार हो गया, यहाँ पर हमारा 8 और यहाँ पे 11, टोटल हो गए हमारे 19। ठीक, एक हमारा छूट गया, कौन सा 20। क्यों गधों, क्यों ढक्कन भूल गए थे 20, ये 2 हमारा एक छूट गया था, एक ये 2। ठीक, तो टोटल हमारे कितने हो गए 9। तो ये 11 और ये 9, टोटल कितने हो गए हमारे 20 हो गए। तो यानी हमारा जो 2 है वो कितने टाइम आया 20 टाइम आया। चलिए समझ में आ गया ना। हमें ऐसे देखना था कि हमारा 2 है जो वो कितनी बार आया है। ऐसे आप 3 को भी देख सकते हैं, ऐसे 3 भी हमारा कितनी बार आएगा 20 टाइम आएगा। ऐसे हमारा 4 भी 20 टाइम आएगा। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दो लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है। दो लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है। अच्छा, लगातार का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा 1, फिर तुरंत 2, फिर तुरंत 3, इसे कहते हैं लगातार। ठीक, कंजिक्यूटिव, लगातार। तो हमें 2 लगातार लेनी संख्याएं, जैसे यहाँ पे 1 और 2, हमने 2 लगातार संख्या ले ली ऐसे। तो लेकिन लेनी कौन संख्या है, 2 लगातार सम संख्याओं को लेना है। सम संख्याओं, कैसी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या पता है ना, जो 2 से कटे। हमें कोई भी 2 सम संख्याएं ले लेनी है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 8, अब 8 के बाद हमारी सम संख्या कौन सी होगी, 9 तो होगी नहीं, तो कौन होगी हमारी 10 होगी। देखो हो गई 2 लगातार सम संख्याएं। ये आपको मिल सकती है, जैसे मैंने कहा 24 एक सम संख्या है कि नहीं। इसके अगली मतलब लगातार का मतलब क्या है, इसके अगली वाली सम संख्या कौन होगी 25 तो होगी नहीं, 26। देखो हमारी 2 लगातार सम संख्या हो गई। और इनका क्या कह रहा है, अंतर। अंतर मतलब देखो मैंने आपको कल बताया था कि योग का मतलब होता है प्लस करना और अंतर का मतलब होता है माइनस करना। अंतर मतलब डिफरेंस, योग मतलब सम। जब आपको योग कहेगा तो प्लस करना है और अंतर कहेगा तो माइनस करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अब बताइए 10 में 8 जाएगा, यानी 10 में 8 माइनस होगा तो 2 नहीं आएगा। ठीक, 10 में 8 माइनस होगा तो 2 नहीं आएगा। 26 में 24 माइनस होगा तो 2 नहीं आएगा। देखो, तो आपने क्या समझा कि जब भी हमसे कहेगा 2 लगातार सम संख्याएं, 2 लगातार सम संख्याएं, चाहे लगातार सम संख्या कहे, चाहे लगातार सम संख्या कहे, चाहे लगातार विषम संख्या कहे, चाहे लगातार सम संख्या हो और चाहे लगातार विषम संख्या हो, दोनों ही केस में जो अंतर आएगा हमारा वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, दोनों ही केस में जो हमारा अंतर आएगा वो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा।
आप देख सकते हैं समझकर। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने सम संख्या को देखा, हम विषम संख्या को देख लेते हैं। मैंने कहा 5 एक विषम संख्या है, इसकी अगली जो विषम संख्या होगी वो 7 होगी। ये 5 एक विषम संख्या की नहीं है क्या? ये 2 से कटता है क्या? नहीं ना। तो ये हमारा विषम संख्या है, और ये भी हमारा क्या है? विषम संख्या है। इसकी अगली विषम संख्या लगातार। तो क्या देखो, इनका माइनस करने पर 2 नहीं आ रहा? आ रहा ना 2? तो मैंने वही लिखा है आपको, चाहे लगातार सम संख्या का है और चाहे लगातार विषम संख्या का है, दोनों ही केस में अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? चलिए, अच्छा, स्थानीय मान मैंने आपको बताया है ना, स्थानीय मान क्या होते हैं? बताया स्थानीय मान। देखो, हमसे 11 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि ये संख्या है, इसमें शून्य का, किसका? शून्य का स्थानीय मान बताइए। शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? अरे, शून्य का स्थानीय मान पूछे चाहे अंकित मान पूछे, अंकित मान ने आपको कल बताया था, इस समय 4 है, 4 का अंकित मान निकालना है तो 4 ही आएगा। 4 का स्थानीय मान निकालना है तो हमें इकाई दहाई पढ़ना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 4 हमारा सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर नहीं आ रहा। 4 हमारा 100 यानी सैकड़े के स्थान पर नहीं आ रहा। तो अगर 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 400 आएगा। अगर इसी का हमें अंकित मान निकालना होता, कल मैंने आपको अंकित मान बताया था, अंकित मान मतलब वास्तविक मान भी इसे कहते हैं हम। और अगर हमें 4 का अंकित मान बताना होता तो 4 ही आता, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछ रहा? 0 का स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना सिंपल है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको घर के लिए देता हूँ। ये हमारा DHW, पता ना DHW, ढक्कन होमवर्क, ढक्कन होमवर्क, DHW। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा? 4 अंकों की, क्या? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, हमसे 4 अंक कह रहा है ना, मैंने आपको बताया कि जब सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो हमें तो हम क्या करते हैं? 9 लिखते हैं। तो हमें कितने अंक बनाने हैं? 4 अंक। तो हम क्या लिख देंगे? 4 बार 9 लिख देंगे, 9999। ठीक, और क्या कह रहा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब छोटी संख्या बनानी हो तो हमें सबसे पहले लिखना है 1। हमें सबसे पहले क्या लिखना है? 1। और जब हम 1 लिख देंगे उसके बाद हमारे पास अंक कितने बचे? हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी थी ना। 3 अंकों में हमने 1 लिख दिया, अब बचे कितने अंक? 2 अंक बचे, तो हमने 2 जीरो लगा दिए। ऐसे ही मैंने आपको बताया था सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। ठीक, देखो, हमारा ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई और ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब पूछ क्या रहे इनका? अंतर। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमसे क्या पूछेगा? अंतर पूछेगा, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। अब बताइए क्या आएगा आंसर? बताओ ढक्कनो, माइनस करके। क्यों हो गया ढक्कन माइनस? इतना टाइम लग रहा? तुरंत करो। कितना आया? हाँ, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगर जिसका ए नहीं आया तो लगाए अपने एक तमाचा। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है हमसे? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अच्छा देखो, योग आ रहा है ना इसमें, योग का मतलब क्या होता है? प्लस करना। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं, प्रथम का मतलब है कि हमें शुरू से लेना है, शुरुआत से। हमें 20 से कोई अभाज्य संख्या ऐसे नहीं उठा लेनी है, हमें शुरुआत से गिनना है कि सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन आती है। तो बताओ, प्रथम का मतलब है शुरुआत से, तो बताओ शुरुआत से हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? बताइए। 1, 1 तो मैं आपको अभी ऊपर बता के आया हूँ। 1 हमारा ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है।
तो शुरुआत में हमारा सबसे पहले कौन आएगा, 2, क्योंकि 2 हमारा किसी के टेबल में नहीं आता। फिर हमारा 2 के बाद 3, ये भी किसी के टेबल में नहीं आता। 3 के बाद 5, ये भी हमारा किसी के टेबल में नहीं आता। 5 के बाद 7, ये भी हमारा किसी के टेबल में नहीं आता। फिर हमारा 11, बताओ ये किसी के टेबल में आता है, ये भी नहीं आता। देखो हमें प्रथम मतलब शुरुआत से 5 अभाज्य संख्या लिखनी थी, तो 1 2 3 4 5 हो गई 5 अभाज्य संख्याएं। आगे समझ में? तो बस इनका क्या करना, योगफल, योगफल मतलब जोड़ना। इन सबको क्या कर लो, जोड़ लो। बताओ जोड़ के ढक्कनो कितना आएगा। हाँ अभी तुरंत बताओ, तुरंत जोड़ो फटाफट। हो गया? इतना टाइम लग रहा? हो गया होगा, अभी नहीं हुआ? अरे ढक्कनो, हो गया? हाँ कितना आया, 28। नहीं आया 28? नहीं आया तो लगाओ उठो बैठक। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा हमसे कि, अच्छा ऐसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इन्हें हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तार पूर्वक लिखना इनको। ये हमारे कैसे लिखे हैं, विस्तार से लिखे हुए हैं। और हमें इन्हें लिखना है संक्षिप्त, मतलब छोटे फॉर्म में। जैसे समझना ध्यान से, ध्यान समझना। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 2 4 3, ठीक, ये लिखा हुआ हमारा। हमने क्या किया, हमने 3 का स्थानीय मान लिखा तो 3 आएगा। हमने 4 का स्थानीय मान लिखा तो 40 आएगा। हमने 2 का स्थानीय मान लिखा तो 200 आएगा। हमने 3 का स्थानीय मान लिखा, चलो इसी का 8 मान लेते हैं। हमने 8 का स्थानीय मान लिखा तो हमारा 8000 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्योंकि हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हमारा ये हजार यानी 1000 के प्लेस पर आ रहा है, 1000 के स्थान पर आ रहा है। ये 8000 हो गया। अब समझना मेरी बात, समझना ध्यान से। मैंने कहा कि जो हमारा 8000 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई, देखो इसमें कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, कितने जीरो, 3 जीरो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। जितने जीरो उतनी 10 की पावर, जितने जीरो उतने ही 10 की पावर, तो 10 की पावर 3 प्लस, ऐसे ही 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कितने जीरो, 2 जीरो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10 की पावर 2 लिखूंगा, फिर प्लस, अब 40 हमारा, इसमें कितने जीरो, 1 जीरो, तो 10 की पावर 1, और 3 में कोई जीरो नहीं तो 3 का 3 ही हमारा। नहीं समझे? तो ऐसे ही कुछ, ऐसे ही फॉर्म आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, ऐसा ये दिख रहा ना आपको? हाँ। तो अच्छा ये बताओ, जब हमने इससे ऐसा बना लिया तो क्या हम इससे ऐसा नहीं बना सकते, वापसी इसको ऐसा नहीं बना सकते हम, इन नंबर, इस नंबर के जैसे बना सकते हैं ना? चलिए आइए बनाते हैं। अच्छा एक एक चीज़ और गौर करिएगा आप, कि जैसे 4 में 1 जीरो है, यानी उसके पहले एक अंक है। 2 2 के पहले 2 जीरो है, यानी उसके पहले 2 अंक है। यानी किसी नंबर के पहले जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लगे होते हैं। नहीं समझिए, दोबारा समझिएगा। जैसे मैंने कहा ये क्या लिखा है, 8, 8 लिखा है। 8 के पहले कितने अंक, 1 2 3, देखो 8 में 3 जीरो लगे हुए हैं। मैंने कहा 2 में, 2 के पहले कितने अंक हैं, 1 2, यानी 2 में 2 जीरो लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना? ऐसे ही हम बता सकते हैं कि जितने जीरो उतने ही उसके बाद क्या होंगे, अंक होंगे। 200 में 2 जीरो, तो 2 के बाद 2 अंक हैं। ऐसे देखो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 जीरो। अरे जैसे यहाँ पे 10 की पावर 3 था तो 3 जीरो था, ऐसे 10 की पावर 5 है तो यानी 5 जीरो होंगे, यानी 8 के बाद 5 अंक होंगे। 8 के बाद 5 अंक, देखिए 8 के बाद 5 अंक किसमें है, ये 8 रहा, इसके बाद गिनिए 5 अंक, 1 2 3 4, यहाँ तो 8 के बाद 4 अंक है, ये तो गलत हो गया।
नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखा है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 8 के बाद कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। अब अगला ऑप्शन देखेंगे हमारा, अगला ऑप्शन कौन सा हमारा, बी। इसमें देखिए, अरे यहाँ पे था ना 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यानी 8 के बाद कितने अंक होने चाहिए, 5 अंक होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे यहाँ पे तो 6 अंक है, तो ये भी नहीं होगा। होगा क्या, इसमें देखते हैं हम। 1, 2, हमें 8 के बाद गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 अंक हैं, इसमें गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसमें तो बहुत ज़्यादा है ना, यानी हमें देखना था कि 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, इसका मतलब है कि 8 के बाद 5 अंक होंगे, इसलिए 5 जीरो आए। ठीक, तो इस ऑप्शन में हमारा क्या हो रहा है, 8 के बाद 5 अंक हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। देखो जैसे 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखा है, 8 गुणे 10 की पावर 3 लिखा है, तो 3 का मतलब क्या है कि 8 के बाद 3 अंक होंगे। देखो 8 के बाद 3 अंक है कि नहीं है, 1, 2, 3, 3 डिजिट है 8 के बाद, है 3 डिजिट। चलिए, आए समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए DHW। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या को जीरो से, किससे, जीरो से गुणा किया जाए, जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए। अरे ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल, यानी जो गुणा करने पर आएगा वो क्या होगा। अरे जीरो के साथ किसी का भी गुणा करे क्या आता है, जीरो आता है। क्यों ढक्कन, समझ में आ गया। चलिए, आ गया होगा, नहीं आया, आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक सह संख्या है जिसे हम कहते हैं कोप्राइम। सह संख्या, अब ये क्या है, सह संख्या है, सह संख्या है, समझना ध्यान से। अभी किसी बच्चे को लासा मासा आते हैं, अगर देखो मैं इसको दो तरीके से समझाता हूँ आपको। जिसको लासा मासा आते हैं तो ठीक है, वो भी समझ जाएगा, और जिसको नहीं आते लासा मासा तो इसको वो भी समझ जाएगा। मैं इसके दो तरीके बताता हूँ समझाने के। हम कैसे पहचानेंगे कि वो सहबाज संख्या है कि नहीं है, देखना। मैंने कहा कि मुझे पता करना है इनमें कौन सहबाज संख्याएं हैं कि नहीं है। तो सहबाज संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 हो। क्या हो, HCF 1। HCF मतलब मासा, HCF मतलब मासा। जब इसका चैप्टर आएगा तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सहबाज संख्या मतलब जिसका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे मैंने कहा ये 2 और 4 है, हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 2 और 4। तो मैंने क्या किया, 2 का और 4 का क्या निकाला, मासा। 2 1 जा 2, ये कट गया पूरा। फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। देखो, तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, क्या इन दोनों में कुछ मैच कर रहा। हाँ कहेंगे सर ये एक 2 और 2 मैच कर रहा, तो मैं यहाँ पे एक 2 लिख दूंगा। और कुछ तो मैच कर नहीं रहा, नहीं कर रहा ना मैच, तो बस यही हमारा HCF हो जाएगा, 2 हमारा HCF। तो बल्कि हमें क्या देखना था कि HCF 1 आना चाहिए, और यहाँ पे HCF कितना आ रहा, 2 आ रहा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए। जिसको HCF से नहीं समझ में आ रहा वो अभी वेट करे, उसको मैं दूसरे मेथड से समझाऊंगा। ये समझ में आया ना, क्योंकि इनका HCF 2 आ रहा है, और बल्कि हमें HCF कितना चाहिए था, 1। जब HCF 1 आएगा तो ही हमारी वो सहबाज संख्याएं होंगी। चलिए, ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा, इसको देखते हैं, 3:9।
3 1 जा 3, कट गया पूरा। 9, 3 3 जा 9, फिर हमारा 3 1 जा 3। देखो क्या यहाँ पे ये 3 और 3 नहीं मैच कर रहा, एक 3 मैच कर रहा है ना, यानी इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमें तो एचसीएफ 1 चाहिए ना, तो ये भी हमारी सहबा संख्या नहीं है। ठीक, ये भी हमारी सहबा संख्या नहीं है। फिर हमारा डी ऑप्शन देखते हैं इसको, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। 10, 2 5 जा 10, फिर हमारा 5 1 जा 5, फिर 15, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। देखो क्या इसमें कुछ मैच कर रहा, हाँ सर, ये 5 और 5, हाँ हमने क्या किया था, 2 का डिवाइड ऐसे 10 में किया, 5 फिर 5 1, फिर 15, 3 5 जा 15, 5 1। तो मैं क्या कर रहा था, देखो इसमें और इसमें क्या ये 5 5 नहीं मैच कर रहा ना, 5 5 मैच। जब हमारा 5 5 मैच कर रहा तो यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, हमारा 5 होगा। क्या होगा इसका एचसीएफ, 5 होगा। और हमें एचसीएफ कितना चाहिए था, 1 चाहिए था, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखना इसका एचसीएफ 1 होगा हमारा। मैंने किया 5, 5 हमारा 5 से कटेगा। मैंने कहा 7, 7 हमारा 7 हमारा 7 हमारा किससे कटेगा, 7 से ही कट जाएगा। ठीक, अब बताओ क्या इसमें और इनमें कुछ कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं ना। तो जिनमें कोई कॉमन ना हो उनका एचसीएफ हमारा 1 होता है। बस यही लाइन आपको समझनी थी कि जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो उनका एचसीएफ 1 होता है। अब इसी को मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ बिना आप एचसीएफ निकाले, समझिए ध्यान से। देखिएगा मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आता हो और 4 भी आता हो। मैंने क्या पूछा, ऐसा कोई नंबर जिसके टेबल में 2 भी आए और 4 भी आए, ऐसा कोई नंबर। हाँ आप कहेंगे सर 2, 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। मैंने कहा कि हमारा 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है ना। तो यानी ये हमारी मतलब ये दोनों किसी एक नंबर से कटते हैं, और जो दोनों ही नंबर किसी एक से कटते हो तो वो हमारी सहबा संख्या नहीं होती। फिर समझिएगा, ये मेरा दूसरा मेथड है। पहले मेथड था एचसीएफ निकाल के, हमने एचसीएफ निकाल के आंसर निकाल लिया। अब दूसरा मेथड क्या है, हमें चेक करना है क्या ये दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं, क्या ये दोनों नंबर किसी एक ही नंबर के टेबल में आते हैं, किसी एक ही नंबर के पहाड़े में आते हैं। आप कहेंगे यस सर, 2 हमारा 2 के टेबल में आता है और 4 भी हमारा 2 के टेबल में आता है। ये भी हमारा 2 के पहाड़े में आता है और 4 भी हमारा 2 के पहाड़े में आता है। 2 कम 2, 2 दूनी 4 आता है ना। तो जब दोनों ही किसी एक के पहाड़े में आते हों तो ये हमारा सहबा संख्या नहीं होगा। ऐसे देखिए 3 और 9 को, क्या 3 और 9 दोनों एक ही नंबर के पहाड़े में आते हैं। हाँ, 3 के पहाड़े में 3 एक कम 3, देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है ना 9 हमारा। तो ये दोनों भी किसी एक नंबर के पहाड़े में आते हैं। देखो 10 और 15, 10 और 15, 10 और 15 दोनों किसी एक ही नंबर के पहाड़े में आते हैं। हाँ यस सर, 5 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में हमारा 10 भी आता है, 5 दूनी 10, और 5 के पहाड़े में 15 भी आता है, 5 तीन 15। नहीं जा रहा दिमाग, चल रहा ना। हाँ, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके पहाड़े में 5 भी आए और 7 भी आए। बताइए, है ऐसा कोई नंबर जिसके टेबल में, ऐसा कोई नंबर जिसके टेबल में 5 भी आए और 7 भी आए? नहीं है ना ऐसा कोई नंबर। हाँ ठीक, तो यानी
जब भी हमें ऐसे कोई नंबर मिले जो दोनों ही किसी एक नंबर के टेबल में ना आते हो, तो उन्हें ही हम कहेंगे सहबाज संख्याएं। तो आपको जैसे समझ में आए हो आप वैसे करिएगा। अगर आपको एचसीएफ से समझ में आया तो आप एचसीएफ से करिए, मासा से। अगर आपको इस तरह समझ में आया कि ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं है जिसके टेबल में दोनों ही नंबर आते हो, तो फिर इसका एचसीएफ 1 होगा, और इसका एचसीएफ 1 होगा तो ये हमारी सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी ऐसा कोई नंबर ना हो जो दोनों को ही कट कर सके। ठीक, चलिए अब जो हमारा 19 नंबर है, ये मैं आपको DHW देता हूँ। लगाइएगा दिमाग, क्या पूछा है इसमें, आंसर बताइएगा मुझे। ठीक, चलिए अब हम लिखेंगे पर्यायवाची। ठीक, मैंने आपको कल पर्यायवाची लिखाई थी, आपने उन सभी पर्यायवाची को याद कर लिया होगा। ठीक, और जिस ढक्कन ने याद नहीं किए वो उठे बैठक लगाएगा। ठीक, क्यों ढक्कन, याद किए हैं? हाँ, याद करना था। नहीं याद किए तो याद करो। ठीक, घर में किसी को भी सुनाओ, लेकिन सुनाओ, याद करके सुनाओ। चलिए अब हम आज की पर्यायवाची लिखते हैं, आज जो हमारी नई पर्यायवाची होंगी। चलिए लिखिए। आज जो हमारा पहला वर्ड है वो हमारा क्या है, अनुपम। हमारा पहला वर्ड क्या है, अनुपम। लिखिए अनुपम की पर्यायवाची, लिखिए अनोखा। अनोखा, ठीक, अनुपम का अनोखा, अद्भुत, अद्भुत, अनोखा, अद्भुत, अनोखा, अद्भुत। फिर हमारा अनूठा, क्या, अनूठा, अनोखा, अद्भुत, अनूठा। और फिर हमारा अद्वितीय, क्या पढ़ेंगे इसे, अद्वितीय। और फिर नेक्स्ट हमारा होगा अतुल, क्या होगा, अतुल। समझिएगा, अनुपम का मतलब होता है जो सबसे अलग हो, यूनिक हो, अनोखा हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्भुत हो। जैसे आप कितने अच्छे ढक्कन हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ते हैं ना, आप इतना पढ़ेंगे कि बहुत होशियार हो जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, अनोखे हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा अगर आप बहुत पढ़ेंगे तो। ठीक, आप बहुत होशियार हो जाएंगे, अच्छे बच्चे बन जाएंगे आप। ठीक, ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करिएगा। ठीक, कभी गलत करिएगा नहीं, और अगर आपने कोई गलती ना की हो तो उससे पीछे हटिएगा नहीं, अपने आप को हमेशा सही रखना है। ठीक, चलिए मैंने क्या कहा कि अनोखा या अद्भुत का मतलब होता है कि जो सबसे अलग हो, यूनिक हो, अनूठा हो, अद्वितीय हो। अद्वितीय मतलब वही जो यूनिक। अतुलनीय, अतुल मतलब जिसकी तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो उससे कंपेयर क्या करेंगे। ठीक, चलिए अगला हमारा वर्ड है अंधा। क्या, अंधा। अंधा से मुझे याद आया, जब कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो असहाय हो, मतलब जो जिसको लगे कि आपको मदद कर देनी चाहिए, तो आप उसकी मदद जरूर करें। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये आपके समझदारी को दिखाता है कि आप समझदार हैं, आपके अंदर इंसानियत है। चलिए लिखते हैं हम इसकी पर्यायवाची। लिखिए अंधा का नेत्रहीन। ठीक, जिसके नेत्र न हो, नेत्रहीन। नेत्र मतलब आंख। नेत्रहीन, चक्षु विहीन, क्या, चक्षु विहीन। फिर हमारा सूरदास, क्या, सूरदास। तो नेत्रहीन, चक्षुविहीन और सूरदास, ये हमारी किसकी पर्यायवाची हो गई, अंधे की पर्यायवाची हो गई। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो हमारा अंग। क्या,
अंग। अंग का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, पार्ट। लिखिए इसकी पर्यायवाची। मैंने कहा भाग, किसी चीज का भाग या टुकड़ा, या कह सकते हैं उसका हिस्सा, या उसको हम अंश भी कहते हैं, अंश। ठीक। अंग का हमारा पर्यायवाची क्या हो गई? भाग, हिस्सा, अंश। चलिए, जो हमारी अगली पर्यायवाची है, लिख लिया अगला वर्ड, वो हमारा क्या है? अपमान। क्या है हमारा? अपमान। अपमान। अपमान मतलब किसी का अपमान करना, बेइज्जती करना। देखो ध्यान रखिएगा, आप मेरे ढक्कन हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप इतना पढ़ लिख लें कि आप बहुत होशियार बन जाए, ठीक, आपको सब कुछ आने लगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई के दम पर किसी का अपमान ना करिएगा। कि सामने वाले को अगर कुछ नहीं आता, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, अगर उसको कुछ आता नहीं है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप उसका मजाक उड़ाने की जगह उसको समझाइए, बताइए। ये एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है। ठीक। कभी भी किसी का अपमान ना करिए, कि क्योंकि आप पढ़ लिख कर समझदार बन रहे हैं, ना कि और बेवकूफ़ बन रहे हैं। पढ़ लिख के समझदार बना जाता है। ठीक। चलिए, तो अपमान की हमारी पर्यायवाची क्या होगी? लिखेंगे हम। लिखिए अनादर। क्या होगा हमारा? अनादर। फिर हमारी अगली पर्यायवाची होगी तिरस्कार। क्या होगा? तिरस्कार। फिर हमारा बेइज्जती। क्या? बेइज्जती। फिर हमारा दुत्कार, किसी को जैसे दुत्कारते हम, दुत्कारना। ठीक। चलिए, अब हमारा अगला वर्ड क्या है? लास्ट हमारा वर्ड है अंधेरा। क्या? अंधेरा। अंधेरा। अंधेरे में कौन आता है? भूत। ठीक। डरना जाइएगा। लिखिए अंधेरा। अंधेरे की हमारी पर्यायवाची क्या होगी? अंधकार। क्या? अंधकार। फिर हमारा दूसरी पर्यायवाची तम। फिर लिखेंगे हम तिमिर। तम, तिमिर। और हमारा अंधियारा। तम, तिमिर, अंधियारा। क्या? तम, तिमिर, अंधियारा। तो ये हमारी आज की 5 पर्यायवाची हो गए। ठीक। तो ऐसे आप मन लगा के लगन से पढ़ते रहिए। ठीक। आपके मैथ में नंबर कम नहीं होंगे, अगर आप मैं आपको जितना पढ़ाता जाऊं उतना आप पढ़ते जाएंगे। ठीक। जितनी मैं आपको पर्यायवाची वगैरह दे रहा हूँ, ये आप याद करिए। ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेली आपको जितनी पर्यायवाची देता हूँ वो याद करना है। फिर आपको जो संडे होगा उस दिन क्या होगी? छुट्टी होगी। उस दिन क्लास नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे? उस दिन जितनी भी मैंने आपको पर्यायवाची कराई होंगी वो आप सारी पर्यायवाची याद करेंगे। ठीक। कैसे याद करेंगे? जैसे पहले 10 याद कर ली शाम को, फिर 10 दोपहर को, और 10 सुबह। क्योंकि आपके 6 दिन में 30 पर्यायवाची हो जाएंगी। 6 पंचे 30, 5 5 डेली लिखाता हूँ। ठीक। तो आपको क्या करना है? जब संडे आएगा हमारा, तो 10 आपको सुबह याद कर लेनी है, 10 दोपहर को। ठीक। और 10 आपकी पर्यायवाची शाम को याद कर लेनी है। ठीक। जब आप याद हो जाए तो बस अगले दिन फिर क्लास में आइए, और फिर हम पर्यायवाची लिखेंगे। तो हम जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होंगी उनको लिख लेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हम विलोम शब्द वगैरह पढ़ेंगे, फिर व्याकरण भी हमें पढ़नी है। तो पढ़ते जाइएगा। ठीक है। हाँ। चलिए, तो आज हमारी क्लास इधर पर ख़त्म होती है। चलिए, जय हिंद।